एपिसोड 2। खुशी अभी कंफ्यूज थी और उसने ये सारी बातें साइड करके अपना काम करना जारी रखे। घर पर चाहत टीवी में न्यूज देख रही थी। इसमें बता रहे थे कि राजा यादव और उसकी गैंग को कल रात बहुत बड़े पैमाने पर ड्रग के सामान के साथ पकड़ा गया। चाहत ने टीवी ऑफ किया और बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। शाम के 4 बजे बज रहे थे। आसमान हल्का लाल, सूर्यास्त होना शुरू हो गया था। वहीं दूसरी तरफ से मान के घर कॉन्फ्रेंस के बाद से ही मान अपने घर में म्यूजिक सिस्टम ऑन करके अकेले ही पार्टी कर रहा था। तभी इसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन पर देखा तो डैड नाम फ्लैश हो रहा था। उसने सेल फोन उठाया। उसके कुछ बोलने से पहले ही उधर से आवाज आई, क्या तुम्हें हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? ये किस तरह की कॉन्फ्रेंस की है तुमने? पूरा मीडिया इसी बारे में बात कर रहा है। तुम तो बर्बाद हो ही रहे हो, साथ हमारे खानदान की खींच रहे हो। मान काफी देर तक उनकी बकवास सुनता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अब 2 दिन इंतजार कीजिए, और फोन कट कर दिया। तभी उसके घर में विकास आया, जो काफी परेशान लग रहा था। विकास ने कहा, सर सारे ऑफिस के स्टाफ ने स्ट्राइक कर ली है। मान ने एक ऐसी मुस्कान स्मर्क 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 दी जैसे कि उसे पता था कि ऐसे ही कुछ होगा। उसने कहा, चलो फिर गेम खेला जाए। 2 दिन बाद ऑफिस का सारा स्टाफ अभी भी ऑफिस कार्यालय की इमारत के बाहर धरना देकर बैठा था। तभी वहां एक ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकी और उसके पीछे कई सारी ब्लैक कार साइड, जिनमें के बॉडीगार्ड आए, पर अभी तक उस मर्सिडीज से कोई बाहर नहीं आया था। वहां हर इंसान उसी कार को देख रहा था जो अभी तक बंद है। फिर वह सब लोग उठ के खड़े हो गए और वापस शोर करने लगे। बॉडीगार्ड के बीच में से विकास सामने आया और कहने लगा, हम आपको 2 दिन से कह रहे हैं कि फैसला नहीं बदलेगा। आप लोग क्यों अपनी परेशानी ब्लू इट बढ़ा रहे हैं? कीर्तन दास सामने आया और कहने लगा, तुम वही हो जो उस दिन उस बेकार लड़के के साथ था जिसने मुझे मारा था। याद रखना, हम इस कंपनी को बंद करवा देंगे या फिर वापस यहाँ काम करेंगे। वहां खड़ा हर एक इंसान कीर्तन के ही इशारों पर चल रहा था। सभी पीछे से बहुत सारे पुलिस वाले वहां आए। ये देखकर सब काफी डर फेयरफुल गए थे, पर कीर्तन अभी भी छाती चौड़ी करके वैसे ही खड़ा था। पुलिस वाले आपके कीर्तन के सामने खड़े हो गए। उनमें से एक पुलिस वाले ने कहा, मिस्टर कीर्तन, आपको हमारे साथ चलना होगा। आप पर कंपनी से फ्रॉड, गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, लड़कियों के साथ बदतमीजी करने के कई चार्जेस लगे हैं। आपको हमारे साथ चलना होगा। ये सारी बातें सुनकर कीर्तन का चेहरा पीला, रस्ट फेस पड़ चुका था। वो चिल्लाने लगा कि उसने ये सब नहीं किया है और पुलिस वाले उसे खींचते हुए ले गए। उसके जाने के बाद मर्सिडीज के अंदर से मान बाहर आया। इस समय वह लापरवाह नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा काफी गंभीर, एक्सप्रेशनलेस था। उसे डार्क ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और सनग्लासेस चढ़ाए कूल हुए थे। एक समय वह किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। वहां खड़ा है एक अप्लाई हक्का बक्का होकर अपने सामने देख रहा था। किसी लड़की ने कहा, अरे ये तो वही है जो उस दिन कंपनी में आकर तमाशा कर गया था। दूसरे ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, पर उस दिन तो शायद इंटरव्यू देने आया था और आज देखो इसे। मान सबके सामने आकर खड़ा हुआ और अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया। बॉडीगार्ड में सबको एक एक फाइल डॉक्यूमेंट दी। सब अपने हाथों में रखी फाइल को पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो लोग फाइल पढ़ रहे थे, उनके चेहरे के भाव रस्ट फेस बदलते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वहां से भाग जाना चाहते हो। मान ने कहा, इसमें आप लोगों के अभी तक के किए गए काम की प्रोग्रेस और काम के अलावा किए गए चीजों की प्रोग्रेस के बारे में भी है। जिस तरह आप लोगों ने कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट तोड़े, कंपनी की जानकारी को बाहर ले गए, यहां से पैसे चोरी किए और भी बहुत कुछ। तो मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि मैं इसे पुलिस को दूं और आप लोगों को हमेशा के लिए कहीं भी जॉब करने के लिए बैन करवा दूं? मैंने मेरी इस कंपनी पर ध्यान नहीं दिया, पर इसका मतलब यह नहीं यहां कोई भी कुछ भी कर सकता है। एक बात कान खोलकर सुन लो सब, जिसके हाथ में फाइल है वह 5 मिनट के अंदर यहां से गायब हो जाओ, वरना ना तो वो इस दुनिया में दिखेगा और ना ही अपने फोटो में। मान की ऐसी बातें सुनकर वहां खड़े लोग कांपने रस्ट फेस लगे थे। तभी उनमें से किसी ने कहा, इन उन्होंने क्या कहा? ये कंपनी के बॉस मतलब मान खुराना, बिजनेस टायकून, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भी उसके बगल में खड़े लड़के ने कहा, ये सब बाद में सोचना, अभी यहां से निकल, वरना जो उसने कहा वह सच हो जाएगा। 5 मिनट के अंदर वह जगह पूरी तरह खाली हो गई थी, पर वहां कुछ ही लोग बचे थे जिनको वह फाइल नहीं मिली थी। मतलब वह लोग ईमानदार थे। मान कंपनी के अंदर चला गया। विकास ने एम्प्लॉइज को भी अंदर आने को कहा। थोड़ी देर बाद कंपनी के हॉल में, काफी बड़ा हॉल था जहां 100 लोग खड़े थे जो इस कंपनी के लिए लॉयल थे। मान स्टेज पर जाकर कहने लगा, मैं खुश हूं कि मैं आप लोगों से मिल पाया और मैं चाहता हूं कि आप लोग उसी तरह अपना काम करें जैसे पहले कर रहे थे और हम इस कंपनी को वापस ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सबने एक साथ हाँ कहा और मान अपने ऑफिस में चला गया। वो जाकर अपनी सीट पर सिर टिकाकर बैठ गया। वहां 2 रातों से सोया नहीं था। हर एक एम्प्लॉय और वहां की करप्टेड इंसान की इंफॉर्मेशन निकालने में उसने अपना सारा टाइम दे दिया था।
क्योंकि उसने अपने पापा को कहा था कि वह 2 दिन के अंदर सब ठीक कर देगा और उसने ठीक कर दिया। वह अपने हाथ में पकड़े सेल फोन को देख रहा था जैसे किसी के फोन का इंतजार कर रहा हो। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाकर आलस भरी आवाज में कहा, भाई बहुत थक गया। वहां से किसी के हंसने की आवाज आई तो मान ने कहा, तुम कितने बुरे हो, एंग्री मुझ पर हंस, टीयर्स ऑफ जॉय रहे हो। तो फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई तो मिस्टर मान खुराना थकते भी है भाई, मान गए, पूरी न्यूज में तुम्हारे ही नाम चल रहा है। मान ने कहा, विराज भाई ऐसा मत बोलो, तुमको नहीं पता कितनी परेशानी झेली में नहीं है। अच्छा आप यहाँ कब आ रहे हो? तो विराज ने कहा, मेरा अवार्ड अगले महीने होने वाला था पर अभी पता चला है कि वह 3 महीने बाद है, तो मैं तभी आऊंगा। मान मुंह बनाते हुए कहने लगा, कितने लालची हो आप, सिर्फ अवार्ड के लिए आने वाले हो। विराज हंसते ग्रिन हुए कहने लगा, जैसे तू तो लालची है ही नहीं, हर साल कौन बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड ले जाता है और इस बार तो जनाब को कोई नया ही अवार्ड मिलने वाला है, द यंगेस्ट बिजनेस टाइकून का। मान ने कहा, भाई आपके अवार्ड के सामने मेरा अवार्ड कुछ नहीं है, यू आर ग्रेट, चल अब मेरी बड़ाई मत कर, मैं फोन रखता हूँ। मान ने ऐसा कहते हुए फोन रख दिया। 2 महीने बाद खुराना कॉरपोरेशन के बाहर मीडिया की भीड़ लगी थी कि तभी वहां एक व्हाइट कलर की स्पोर्ट्स कार आकर रुकी जिसमें से 2 ब्राउन कलर की जूतों की जोड़ी बाहर आती दिखी। सारे रिपोर्टर उस ओर दौड़े और कहने लगे, मिस्टर मान आपके एक स्ट्रीक एक्शन ने 2 महीने में ही वापस इस कंपनी को उसी जगह ला दिया। आप अपनी इस अचीवमेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मान ने अपने गॉगल हटाकर रिपोर्टर्स को देखा और कहा, मैं अपनी इस अचीवमेंट को सिर्फ उसे डायरेक्ट कर सकता हूं जिसने मेरा साथ दिया और वह साथ मेरे सारे एम्प्लॉइज ने दिया है, प्लीज जाने दीजिए, अंदर काफी काम है। ये कहते हो वह चला गया। रिपोर्ट उसका ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा। मान के केबिन में विकास उसके सामने खड़ा था और इसकी हाथ में 2 महीने में हुए प्रोग्रेस की रिपोर्ट थी। उसने मान को वो रिपोर्ट देते हुए कहा, सर साइन कर दीजिए। मान ने वह कागज लिए और मुंह बनाकर कहा, देखना तुम्हारे कारण एक दिन मेरी सारी उंगलियां टूट जाएगी, जब देखो साइन कराने आ जाते हो। विकास ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ा रहा। मान ने कहा, मुझे फिर से वेकेशन पर जाना है, 2 महीने से इतनी सारी फाइल्स पढ़ पढ़कर मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। ये कहते हुए वह अपने टेबल पर रखी फाइल्स को देखने लगा। फिर उसने विकास से कहा, अच्छा तुमने मेरे लिए नहीं असिस्टेंट ढूंढी? विकास ने कहा, यस सर, आज इंटरव्यू है। मान ने कहा, तो तुम ही ले लेना और कोई अच्छा सा कैंडिडेट सिलेक्ट कर लेना, मेरी एक बिजनेस मीटिंग है जिसके लिए मैं 2 दिन गोवा जा रहा हूं, तुम या मैनेज कर लेना। ये कहते हुए उसने कुछ फाइल्स पर साइन किया और अपना कोट पहनकर निकल गया। थोड़ी देर बाद के कॉरिडोर में काफी सारे लोग अपने हाथों में फाइल्स पकड़कर बैठे थे। सबके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। हर थोड़ी देर में एक रूम में से निराश होकर कोई ना कोई बाहर आ रहा था। उन्हीं के बीच एक लड़की सफेद कलर का सूट पहनकर बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वह अपने हाथ में पकड़ी उस ब्लू फाइल को देख रही थी। उसे याद आया, 1 हफ्ते पहले खुशी ने उसे यह फाइल दी थी और बताया था कि उसके लिए गए एग्जाम के रिजल्ट इसमें है और साथ ही सर्टिफिकेट भी एग्जाम से जेल में रहकर ही दिए थे। खुशी ने अपने साथ बैठाते हुए उससे कहा था, चाहत तुम पिछले 2 महीने से घर में ही हो, मैं चाहती हूँ तुम बाहर निकलो एंड नाउ तुम कोई जॉब करो। मैं ऐसा नहीं कह रही थी, तुम मेरे लिए एक बर्डन बनती जा रही हो, पर कब तक तुम ऐसे बंद रहोगी? ये सब सोच ही रही थी कि उसका नाम पुकारा गया। अंदर जाकर उसने इंटरव्यू दिया और घर चली गई। अगले दिन उनके घर के लैंडलाइन पर उसे कॉल आया कि वह सिलेक्ट हो गई है रात में, इसलिए बात खुशी को बताए। खुशी इतनी एक्साइटेड थी कि वह उसे रात को ही शॉपिंग पर ले गई। 12 बजे तक वो लोग शॉपिंग करते रहे। ये कहना गलत नहीं होगा कि सारी शॉपिंग खुशी कर रही थी और चाहत सिर्फ उसके साथ खड़ी थी। दूसरा दिन आज चाहत का ऑफिस में पहला दिन था। उसने स्काई ब्लू कलर का सूट पहना था और अपने बालों का हमेशा की तरह जुड़ा बनाया हुआ था। उसके हाथ में एक ब्राउन कलर का बैग लगा था और वह खुशी के सामने खड़ी थी। खुशी ने कहा, आज पहला दिन है तो अच्छे से काम करना और ये लो। ये कहते हुए उसने एक फोन का बॉक्स उसके हाथ में दे दिया। चाहत ने अपनी आंखें सिकुड़कर इस बॉक्स को देखा और कहा, मुझे नहीं चाहिए। खुशबू ने मुंह बनाया और कहा, रख लो यार, मैं तुमसे बात कैसे करूंगी, पर इतना ही ज्यादा लग रहा है तो जब तुम्हारी पेमेंट अच्छे से आने लगे तो मुझे वापस लौटा देना। ये कहते हुए उसने वह बॉक्सेस के हाथ में रखा और अपने जूते पहनकर बाहर भाग गई। चाहत ने उसे ऐसे जाता देखा और अपना सिर हिला दिया और फिर वह भी ऑटो लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर उसने उसका नाम देखा, खुराना इंटरप्राइजेज। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर चली गई और रिसेप्शन पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया। रिसेप्शन के कहे हुए फ्लो पर चले गई। उसने देखा वहां एक आदमी चेक ब्राउन शर्ट पहनकर खड़ा था और कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। चाहत ने उसे अपना इंट्रो दिया।
इस आदमी ने से हाथ मिलाते हुए कहा, हाय आई एम विकास, चलिए मैं आपको आपका काम समझा देता हूँ, आपके बॉस आज ऑफिस में नहीं है तो आप अपना काम अच्छे से समझ लीजिए। ये कहते हुए वह उसे उसका शेड्यूल और मीटिंग डिटेल्स के बारे में समझाने लगा। आज का पूरा दिन चाहत का ऐसे ही निकल गया। शाम को जब वह घर जा रही थी तो रास्ते में ही उसका ऑटो खराब हो गया। अपार्टमेंट ज्यादा दूर नहीं था तो वह पैदल ही जाने लगी। उसका रास्ता एक छोटी सी सुनसान गली से होकर गुजर रहा था। चाहत को महसूस हुआ कि उस गली में उसके अलावा भी कोई है। उसकी आंखें अलर्ट हो गई पर उसने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं लाया, वैसे ही चलती रही। तभी उसके सामने दो आदमी आ गए और मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहने लगे, मैडम अपनी खैर चाहती हो तो ये बैग हमें दे दो। चाहत ध्यान से उन लोगों को देखने लगी, वह कोई लोकल गुंडे थे। तभी पीछे से भी तीन आदमी आए और चाहत को देखकर कहने लगे, भाई वैसे भी क्या माल है। बाकी साथी हंसते हुए चाहत को देखने लगे। उस आदमी ने ये कहते हुए उसने चाहत का दुपट्टा पकड़ लिया। चाहत अभी भी कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। उन लोगों को लगा कि वह डर गई है। तभी उनमें से एक आदमी आया और उसकी कलाई पकड़ ली। तभी उस गली में जोर से चीखने की आवाज है। बाकी आदमी जब उस तरफ देखा तो जिस आदमी ने चाहत का हाथ पकड़ा था उसका हाथ दूसरी तरफ मुड़ चुका था और वह उसे पकड़कर जोर जोर से रो रहा था। ये देखकर उन आदमियों को गुस्सा आ गया और वह चाहत की तरफ बढ़ने लगे। 10 मिनट बाद उस गली में दर्द से चिल्लाने की थी कि ही गूंज रही था और वह सारे आदमी जमीन पर पड़े थे। चाहत नीचे झुकी हर एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहने लगी, तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे हो, यमराज से भी खतरनाक है। मेरे बारे में ना जानो, तुम्हारे लिए वह बेहतर है वरना मौत के लिए तरस जाओगे और तुम्हें वो नहीं मिलेगी। न जाने उसकी बातों में ऐसा क्या था कि वह आदमी डर से कांपने लगा। चाहत ने एक नजरों से देखा और घर चले गए। खुशी के ऑफिस में वरुण सिसोदिया अपने केबिन में गुस्से में बैठा हुआ था। पिछले 2 महीने से वो जितनी भी चीजें खुशी के खिलाफ प्लान कर रहा था वो सब खराब होती जा रही थी। उसने कई कोशिशें की यह जानने की कि आखिर यह कर कौन रहा है, पर वह नहीं पता लगा पा रहा था। तभी उसे एक फोन आया। उसने फोन पर कहा, मुझे किसी भी हालत में खुशी वर्मा की लाश चाहिए। ये कहकर उसने फोन काट दिया और बाहर निकलकर खुशी केबिन की तरफ देखकर कहने लगा, बहुत हो गया मैं खुशी, मुझे लगता है इस बार आपका केस बनना चाहिए मर्डर मिस्ट्री का। ये कहते हुए वो मुस्कुराकर वापस अपने केबिन में चला गया। रात में जब खुशी घर आई दरवाजे के पास खड़े होकर चिल्लाकर कहने लगी, मतलब जॉब मिल गई। यह कहकर उसने अपना बैग पर फेंका और किचन में गई जहां चाहत कुछ मीठा बना रही थी। उसे मीठा पसंद नहीं था पर खुशी को बहुत पसंद था और यह जॉब भी वो उसी के लिए कर रही थी। खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और फिर थोड़ा उदास होकर कहने लगी, अच्छा तुम्हारी जॉब लग गई है तो तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। चाहत का हाथ एक पल के लिए खाना बनाते हुए रुक गया। उसने खुशी की तरफ देखा जो काफी उदास दिख रही थी। उसने बिना किसी भाव के कहा, तुम जैसी बच्ची को कोई और कैसे संभाल लेगा। खुशी ने एक लंबी स्माइल दी और कहा, ओबेसली तुम रात का खाना हो जाने के बाद भी सो गई। चाहत अभी भी बालकनी में खड़ी थी, चांद के पास इस छोटे से तारे को देखकर कह रही थी, तुम्हें पता है कल से मैं काम पर जाने वाली हूँ, तुम्हें क्या लगता है इस बार सब अच्छा होगा। अचानक से ही वह तारा और तेज चमकने लगा। शहर में एक प्यारी सी मुस्कान दी और अपने कमरे में चली गई। क्या मोड़ लेने वाली है चाहत की जिंदगी। अगले दिन खुशी खुद अपनी बाइक से चाहत को उसके ऑफिस तक छोड़ने आई। उसने अपने सिर ऊंचा कर बिल्डिंग को देखा और कहा, वाह यार तुम्हारी जॉब तो बहुत अच्छी जगह लगी है। फिर मुंह बनाकर कहने लगी, और मुझे देखो उस छोटे से ऑफिस में काम करना पड़ता है जहां ना जाने कितने सारे मर्डर और अजीब अजीब से कैसे आते रहते हैं। चाहत ने उसे कुछ नहीं कहा और आगे जाने लगी। तभी खुशी ने उसे पीछे से आवाज दी और कहा, अरे टिफिन तो ले जाओ। चाहत ने उसके हाथ से वो टिफिन बॉक्स लिया। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑल द बेस्ट। चाहत ने एक नजर से देखा और चले गई। खुशी हल्का सा मुस्काई कि उसे चाहत की आंखों में वह नरमी दिखाई दे गई थी। इतने समय से उसके साथ रहते हुए उसे ये पता चल गया था कि वह अपने इमोशन अपनी आंखों से ही एक्सप्रेस करती है। फिर उसने अपनी बाइक मोड़ी और वहां से चले गई बिल्डिंग के अंदर। चाहत को रिसेप्शन से पता चला कि उसे किस फ्लोर पर जाना है। जब वहां पहुंची तो उसे वहां एक आदमी खड़ा कलर का सूट पहना था। चाहत उसके पास जाकर कहा, एक्सक्यूज में। सिर विकास के मुड़कर उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप मिस चाहत है। चाहत ने हाँ में सर हिलाया। विकास ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। चाहत दे लाइट ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था। उसने कोई मेकअप नहीं किया था और उसके बाद जुड़े में बने थे। इतनी सिंपल होते हुए भी वह अपने चेहरे के सुंदर फीचर्स को नहीं छुपा पा रही थी जो उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। विकास उसे अपने साथ लेकर मान के केबिन में गया और कहा, तुम्हारे बॉस कल आएंगे तो तुम आज सारा काम समझ लो, मैं तुम्हें पर्सनली सारा काम समझा रहा हूँ। ये कहते हुए उसने कुछ फाइल ली और उसे समझाने लगा। उसने आज की मीटिंग कैसे अरेंज होती है और किस टाइम पर क्या खाता है
सब समझाया। लास्ट में उसने कहा, मैं तुम्हें एक ही जरूर बताना चाहूंगा, तुम्हारा बॉस थोड़ा सा वेयर्ड टाइप का इंसान है, मतलब तुमको समझ जाओगी जब तुम उनके साथ काम करोगी। अच्छा तुम ये फाइल सेट करो, मैं जाता हूँ। चाहत का डेस्क मान के केबिन के अंदर ही लगा था। चाहत ध्यान से चारों तरफ देखने लगी। वो एक सुंदर जगह थी, व्हाइट टेबल के साथ ब्लैक कलर की चेयर पीछे लगी थी। बाहर की बड़ी बड़ी ग्लास विंडो से बहुत अंदर आ रही थी। बुकशेल्फ पर कई सारी किताबें बिना खोले रखी गई थी, जैसे किसी ने कभी उन्हें पढ़ ही ना हो। चाहत उन फाइल्स को ध्यान से पढ़ने लगी जो विकास उसे देकर गया था। विकास ने उसे बताया था कि कल जब उसके बॉस आएंगे तो उसे उनके साथ एक प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग पर जाना है। चाहत शाम तक वहां काम करती रही, तभी विकास अंदर आया और कहने लगा, अब तुम्हें जाना चाहिए। वैसे भी सर यह नहीं है तो तुम्हें आज ज्यादा काम नहीं था, कल जल्दी आ जाना। इतना कहकर वो चला गया। चाहत ने अपना सामान पैक करा और ऑफिस से निकल गई। घर पहुंचकर उसने देखा कि खुशी अभी तक नहीं आए है। उसने फ्रेश होकर खाना बनाना शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे बाद चाहत ने घड़ी की तरफ देखा, वो 7 बजे घर आई थी और अब 8 बजे बज चुके थे। खुशी हमेशा 7 बजे से 7:30 के बीच में आ जाती थी। यह सोचते हुए चाहत की आंखें छोटी हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़े फोन को देखा और खुशी का नंबर डायल किया, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। चाहत ने एक गहरी सांस ली और फोन की स्क्रीन को ऑन कर कुछ सिंबल्स को टाइप करने लगी। थोड़ी देर बाद वहां पर 6 डिजिट का एक कोड आया। चाहत ने उन सब में 0 नंबर डाला, तभी स्क्रीन पर एक बड़ा सा रेड कलर का डी अक्षर दिखा और उसके बाद एक वेबसाइट खुल गई। चाहत ने खुशी का नंबर उस वेबसाइट पर डाला और थोड़ी देर बाद उसे खुशी की एग्जैक्ट लोकेशन और वह कहाँ गई है, उसे किसने फोन किया है, कितने मैसेज किए हैं, कि सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ गई। उसने एक वीडियो ओपन किया। ये खुशी के ऑफिस के बाहर की फुटेज थी जिसमें खुशी 6 बजे ही ऑफिस से निकल चुकी थी। फिर उसने दूसरा वीडियो पर किया। राइट सेक्टर के एरिया पर खुशी की बाइक खराब हो गई थी, तभी उस पर कुछ लोगों ने हमला करा। वो एरिया ज्यादातर सुनसान रहता था। खुशी ने उनमें से कई लोगों को मारा, तभी उसके पीछे एक आदमी ने उसके सर पर डंडा मारा जिससे वो बेहोश हो गई। वो लोग उसे वैन में बिठाकर ले गए। चाहत ने फोन बंद करा और अपने कमरे में चले गई। थोड़ी देर बाद एक लड़की ब्लैक जीन्स हर ब्लैक कलर के लेदर टॉप के साथ, चेहरे पर ब्लैक मार्क्स लगाए, एक बाइक लेकर कहीं जा रही थी। उसकी आंखें बहुत खतरनाक दिख रही थी। थोड़ी देर बाद एक जंगल में उस लड़की ने अपनी बाइक को रोड पर ही छोड़ दिया और धीरे धीरे जंगल में जाने लगी। पूरे जंगल में कई सारे आदमी पहले फेल थे। उस लड़की ने अपने जूतों की लेस को अच्छे से बांधा और पेड़ पर चढ़ गई। एक के बाद एक अलग अलग पेड़ों की टहनियों से आगे जा रही थी। वो सब इतनी धीरे कर रही थी कि किसी को पता ही नहीं चला कि पेड़ों पर कोई है। उस जंगल में कई बंदर रहते थे, इसीलिए उन लोगों ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। वो लड़की एक पेड़ के पास जाकर रुक गई। नीचे लगभग 50 आदमी खड़े थे और एक लड़की को पेड़ से बांधकर रखा गया था। उसके व्हाइट शर्ट पर कई जगह खून लगा था, उसके बाल पूरी तरह बिखर चुके थे और वह बेहोशी की हालत में थी। एक बड़ी दाढ़ी वाला आदमी पेड़ से बनी लड़की के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, अगर इसे मारने का ऑर्डर नहीं मिला होता तो मैं इसे अपने पास ही रख लेता। उसके पीछे खड़े आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं, पहले मजे कर ले फिर मार देना। वो सब लोग ऐसी बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। पेड़ पर बैठी लड़की अपनी गहरी आंखों से चारों ओर देख रही थी। उसने अपनी पेट में लगी बेल्ट का एक बटन दबाया जिससे उसने से एक छोटी सी पॉकेट खुल गई। उस पॉकेट में एक बॉक्स था। उस लड़की ने उस बॉक्स को खोला और एक गोली जितनी छोटी सी पाइप को उसमें से निकाला। उस बॉक्स में रखी छोटी छोटी सुइयों को अपनी 5 उंगलियों के बीच रखा और उन्हें स्ट्रो में डालकर अपने मुंह से फूंकते हुए दूर खड़े सारे लोगों का निशाना लगाने लगी। जिन पर वह निशाना लगा रही थी उन्हें ऐसा लग रहा था क्यों नहीं मच्छर काट रहे हैं, इसलिए वो दर्द वाली जगह पर अपना हाथ रख रहे थे। लगभग 5 मिनट बाद वहां खड़े 50 आदमियों में से 20 आदमी अपने आप जमीन पर गिर गए। ये देखकर सब अलर्ट हो गए। दाढ़ी वाले आदमी ने उनमें से बेहोश हो चुके आदमियों में से एक को चेक करा, उसका हाथ कांप उठा, वो सब मर चुके थे। यहाँ पर कोई है? पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। उस इंसान को ढूंढने लगे जो कुछ कहे बिना 20 आदमियों को उनके सामने आए बिना मार डाला। आधे घंटे बाद भी उन्हें कोई नहीं मिला। जंगल में अंधेरा बढ़ते जा रहा था। सब ने पेड़ों से बनी बड़ी बड़ी मसालों को जला दिया। कुछ समय बाद वहां खड़े 10 आदमी और उसी तरह मर गए। अब बाकी सबके मन में खौफ हो गया था। वह लोग वहां से भागना चाहते थे। दाढ़ी वाले आदमी ने पेड़ से बनी लड़की को देखा और कहा, पहले इसे मार देते हैं फिर यहां से भाग जाएंगे। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ा बड़ा सा खंजर उस लड़की के पेट की तरफ बढ़ाया। इससे पहले कि वह खंजर उसे छू पाता, पतली और नाजुक से हाथ में उस खंजर को उस आदमी के हाथ में ही रोक दिया।
दाढ़ी वाले आदमी ने उस हाथ पकड़े ईशान की तरफ देखा और उसकी आंखें डर से भर गई। उसके सामने एक काले कपड़े पहने लड़की खड़ी जिसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी, जो काफी भयानक थी। उस दाढ़ी वाले आदमी ने खुद को संभालते हुए अपने साथियों को आवाज दी। आसपास खोज कर रहे सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए। उनमें से एक ने कहा, बॉस हमें कोई नहीं मिला। तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जिसने उसके बॉस का हाथ पकड़ा हुआ था। इससे पहले कि कोई और कुछ बोलता कि किसी के दर्द में चिल्लाने की आवाज आई। सबने आवाज की तरफ देखा और उनकी आंखों बड़ी हो गई। उनका बॉस जमीन पर अपना हाथ पकड़े लेटा था और दर्द से तड़प रहा था। उन लोगों ने उसके हाथ की तरफ देखा, जो ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी उंगलियों और हथेली की हड्डी चुरा हो गई है। उसका हाथ हवा निकले बलून की तरह हो गया था। ये देखकर उन सब की रूह कांप उठी। उन लोगों ने डर भरी नजरों से अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखा और फिर एक दूसरे की तरफ। उन्हीं में से एक आदमी ने कहा, बॉस अकेले थे इसीलिए वो उनके साथ ऐसा कर पाए, हम सब उसके साथ में हमला करेंगे। ये कहते हुए सब उसकी तरफ दौड़े। इतने सारे लोगों को अपने पास आकर देखकर उस लड़की की आंखों में शैतानी चमक आ गई। उसने एक नजर पेड़ पर बनी लड़की को देखा। जब उसने पाया कि वो अभी तक पूरी तरह बेहोश है तो उसने धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाया। अब वो सब लोगों के बीच में खड़ी थी और वह सारे आदमी घेरा बनाकर उसे बाहर ना जाने देने के लिए खड़े थे। तभी 5 आदमियों ने एक साथ उस पर अटैक किया। लड़की ने अपना एक पैर 90 डिग्री के एंगल में घुमाया और 2 आदमियों को एक साथ उनके चेहरे पर लात मारकर नीचे गिरा दिया और बाकी 3 आदमियों को उसने उनके बॉडी पॉइंट पर अपने हाथों से वार करते हुए बिना उनके शरीर से खून बढ़ाने जमीन पर गिरा दिया था। ऐसे करते करते उन सारे आदमी को मरने की हालत में जमीन पर पड़े थे। लड़की बड़ी और पेड़ से बंधी लड़की को खोलकर अपने साथ जंगल से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद खुशी का अपार्टमेंट चाहत में खुशी को गीले टावर से अच्छी तरह साफ कर उसे अच्छे कपड़े पहना दिए थे और अभी वो बैठकर उसकी चोटों पर दवाई लगा रही थी। खुशी अभी भी बेहोश थी। चाहत ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसे कंबल उड़ाकर बाहर आ गई। उसने अपने हाथ में पकड़े उस मास्क को देखा और खुद से कहा, वरुण सिसोदिया अब तुमने बहुत ज्यादा कर दिया है। ये कहते हुए उसकी आंखों से आग निकल रही थी। इधर दूसरी तरफ एक बड़े से नाइट क्लब में वरुण सिसोदिया 2 लड़कियों के साथ बैठा हुआ था। वह दोनों लड़कियों से अपने हाथों से शराब पिला रही थी। वरुण सिसोदिया ने अपने सामने बैठे आदमी से कहा, क्या तुम्हें उन लोगों का फोन आया? क्या वह मर गई? वह आदमी थोड़ा परेशान था पर उसने कहा, मुझे नहीं लगता वो लोग उसे इतनी जल्दी मारेंगे। वरुण सिसोदिया ने एक गंदी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सही बात है, इतनी खूबसूरत लड़की को इतनी जल्दी मारकर क्या फायदा? उस आदमी ने थोड़ा उदास होकर कहा, तुम सिर्फ अपनी पोस्ट को बचाने के लिए एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सुनते ही वरुण सिसोदिया को गुस्सा आ गया। उसने अपना ग्लास टेबल पर पटका और कहा, यह सिर्फ काम के कारण नहीं है, इसके पीछे और भी वजह है। रात के 3 बजे वरुण सिसोदिया अपनी कार लेकर उस नाइट क्लब से निकल गया। उसका घर इस इलाके से काफी दूर था। रात का समय ज्यादा हो जाने के कारण सड़कों पर कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि उसकी कार के आगे एक सुंदर सी लड़की खड़ी है जिसने डार्क रेड कलर का सूट पहना है। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। कार की फ्लैशलाइट में उसकी काली आंखें गहरी दिख रही थी और वो सुंदर दिख रही थी। वरुण सिसोदिया को ऐसा लगा जैसे उसे खजाना मिल गया हो। उसने लालच भरी नजरों से अपनी कार के आगे खड़ी उस लड़की को देखा। लड़की उसकी कार की विंडो को नॉक करते हुए कहने लगी, प्लीज हेल्प कर दीजिए, मैं यहाँ से टैक्सी में जा रही थी और वह टैक्सी वाले को कुछ काम आ गया और मुझे यही छोड़कर चला गया। अगर आप मदद कर देते तो अच्छा हो जाता। वरुण सिसोदिया ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे अंदर बैठने को कहा। इससे पहले कि वो लड़की अपनी जाने की जगह का एड्रेस बताती, वरुण सिसोदिया ने कार को अपने घर की तरफ मोड़ दिया। उस लड़की ने डरते हुए कहा, मैंने आपसे मदद मांगी थी, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम जैसी खूबसूरत लड़की को कैसे मैं अकेला घर छोड़ दूं? आज तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। ये कहते हुए उसने कार को अपने घर की पार्किंग में पार्क कर दिया। उसके घर के बाहर 2 वॉचमैन खड़े थे। वरुण सिसोदिया को एक लड़की को जबरदस्ती घर में ले जाते हुए देखकर उन्हें बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि यह उनके लिए नई बात नहीं थी। वह लड़की अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्ला रही थी। वरुण सिसोदिया ने उसे अपने कमरे के बेड पर फेंका और उसका दुपट्टा खींचकर नीचे फेंक दिया। उसकी दूध जैसी सफेद स्किन को देखकर वो पागल सा हो गया था। वो अपना ब्लेजर उतारकर अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसके पास आने लगा। वो लड़की डरते हुए पीछे खिसक रही थी। ये देखकर वरुण सिसोदिया के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, घबराओ मत, मेरा वादा है तुम आज की रात कभी नहीं भूलोगी। कुछ समय बाद लाल सूट वाली लड़की ने जमीन में पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर उड़ा और पलंग पर लेटे हुए आदमी को देखा और मुस्कुराते हुए उस कमरे की खिड़की से पाइप के सहारे उतरकर चले गई। सुबह खुशी की जब नींद खुली तो उसे अपने बिस्तर के एक तरफ कोई और भी दिखा। उसका दिमाग अभी भी उलझा हुआ था। अपने आसपास देखा, वो अपने कमरे में थी। फिर उसने अपने
बगल में लेटी लड़की की तरफ देखा। चाहत चुपचाप सीलिंग की तरफ देख रही थी। खुशी को पता था कि उसे रात को नींद नहीं आती है और इसी यह समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने कमरे में क्या कर रही है और चाहत उसके कमरे में क्या कर रही है। उसने कहा, मैं यहाँ। इसके आगे वो कुछ कहती चाहत उठकर खड़ी हो गई और बाहर जाते हुए कहने लगी, कोई तो मैं लेकर आया था। उसने बताया कि तुम उन्हें सड़क पर मिली थी बेहोशी की हालत में। फ्रेश होकर तैयार हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ये कहते हुए वह बाहर चले गई। अगर उसका चेहरा खुशी की तरफ होता तो खुशी उसके चेहरे पर अपने लिए परेशानी और उसके ठीक रहने का सुकून दोनों देख पाते। बाहर आकर 2 पल के लिए अपनी आंखें बंद की। वही जानती थी जब उसने खुशी को उस हालत में देखा था उसे कैसा लग रहा था। उसके दिल में दफन हो चुके हैं कई सारे जल्द बाद अचानक जाग गए थे। उसने खुद को संभाला और किचन की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद खुशी और चाहत ब्रेकफास्ट कर रहे थे। खुशी ने कहा, तुम ऑफिस जा रही हो? चाहत ने हाँ में सर हिलाया और अपना खाना खाने लगे। खुशी ने मुंह बनाया और खुद से कहा, काश तुम थोड़ा ज्यादा बोलती। तभी उसका फोन बजा। उसने अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा जिस पर हेड प्रदीप का नाम आ रहा था। उसने फोन उठाया और उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया, पर तभी उसने फोन की थी तरफ से कुछ ऐसा सुना जिससे लगभग वो फोन उसके हाथ से गिर ही गया था। उनने फोन कट किया और टेबल से उठकर लिविंग रूम में जाकर टीवी ऑन कर न्यूज देखने लगी। न्यूज में वरुण सिसोदिया का फोटो दिखाया जा रहा था और हेडलाइन में उसे क्रिमिनल बताया जा रहा था। रिपोर्टर ने कहा, वरुण सिसोदिया एक सरकारी अफसर थे। सरकारी नौकरी होने के बावजूद इनके पास कई सारे प्रॉपर्टी पेपर और कई सारे अलग बैंक अकाउंट मिले हैं। जानकारी से यह पता चला है कि इनके पास 200 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी और कैश मिला है। इनके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड और इंटरनेशनल गेम के साथ भी है। जब पुलिस इन्हें लेने इनके घर पहुंची तो यह आधे कपड़ों में बेड पर मिले और इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। वो इस समय हॉस्पिटल में है। इन पर कई धाराओं के साथ केस दर्ज किया गया है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए। खुशी मुंह खोले टीवी की तरफ देख रही थी और एक रात में बदले हालातों को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे चाहत की आवाज आई। उसने कहा, तुम आज ऑफिस नहीं आओगी? ये कहते हुए वो बैग लेकर घर के बाहर निकाल गई। खुशी ने मुंह बनाया और हेड प्रदीप को फोन करके लगी। बाहर चाहत ऑटो में बैठी कल के बारे में सोच रही थी, जिस तरह कल वो खुशी को बचाने गई और उसने वरुण को अपनी टॉनिक से पैरालाइज किया। कुछ लोग जरूर उसे ढूंढना शुरू कर देंगे, उसका इतने समय तक छुपना बेकार हो जाएगा, पर वो सब करना खुशी के लिए जरूरी था। वो फिर कोई हादसा नहीं होने दे सकती थी। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों के सामने एक लड़की का चेहरा आ गया और उसे देखकर उसकी आंखों में नमी। उसने कुछ पल तक अपनी आंखें बंद कर ली। तभी ऑटो वाले ने कहा कि वो पहुंच गए हैं। उसने ऑटो वाले को पैसे दिए और खुराना कॉरपोरेशन में चली गई। उस बड़े से केबिन में अकेले बैठकर उसे अपना काम करने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। वैसे भी उसे ज्यादा अकेला रहना ही पसंद था। वह शांति से अपना काम कर ही रही थी कि उसे बाहर से आवाज आने लगी। बाहर एक लड़का बड़ी सी हैट पहनकर और ऑरेंज कलर की शर्ट पहने पूरा ऑफिस में मुस्कुराते हुए घूम रहा था और सारे एम्प्लॉइज उससे ग्रीट कर रहे थे। हर एम्प्लॉय के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उस लड़के ने केबिन का दरवाजा खोला और अंदर आते हुए कहने लगा, विकास देखो मैं आ गया। तुम्हें नहीं पता गोवा में कितना मजा आया। पर जैसे ही उसने नजरें केबिन में घुमाई उसे वहां विकास नहीं दिखा, पर उसके टेबल से थोड़ी दूर एक टेबल पर एक लड़की बैठी दिखी। उसने अपनी हेट निकाली और चाहत को देखते हुए कहने लगा, तुम नई असिस्टेंट हो? चाहत ने अपना सर उठाया और कहा, हाँ। जैसे ही उस लड़के ने चाहत का चेहरा देखा वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे घूरने लगा और दौड़कर उसकी सीट के पास पहुंचा। वह उसकी सीट की तरफ झुकते हुए उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। चाहत उसके इस रिएक्शन से जल्दी रिजेक्ट नहीं कर पाए और वह अपनी जगह जम गई। उस लड़के की सांसें उसके चेहरे से टकरा रही थी और वह उसके चेहरे के साफ रंग और आंखों को देख सकती थी। लड़के ने सोचते हुए कहा, तुम वही हो ना जो मुझे ट्रेन में मिली थी? और बीच पर चाहत ने ध्यान से उसे देखा और उसी याद आया यह वही इंसान था उसे मुंबई आते समय मिला था। तभी केबिन में विकास आया और कहने लगा, सर आप आ गए। पर जैसे ही उसने वहां का नजारा देखा वो अपनी जगह रुक गया। चाहत और मान कुछ ज्यादा ही करीब थे। चाहत ने तुरंत मान को धक्का दिया और साइड में खड़े होकर कहने लगी, सर यह मिस्टर अंदर बिना परमिशन के आ गए थे। मान मुस्कुराया और विकास से कहने लगा, तुमने मेरे लिए काफी अच्छे असिस्टेंट ढूंढी है। विकास ने कुछ नहीं कहा और चाहत से कहने लगा, चाहत ये तुम्हारे बॉस है। मान खुराना चाहत के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसने उस बचकाने इंसान को देखा और सोचा वो इसके साथ कैसे काम करेगी। इधर खुशी चाहत की बात ना मानते हुए अपने ऑफिस आ चुके हैं। इतनी बड़ी बात हो जाने पर उससे घर पर बैठा ही नहीं जा रहा था। जैसे ही वो अंदर गई उसे चारों तरफ लोग इधर से उधर जाते हुए दिख रहे थे। उसने अपने कदमों को हेड प्रदीप के ऑफिस की तरफ मोड़ा। ऑफिस में हेड प्रदीप के
साथ कुछ और लोग भी बैठे थे और उनसे से कुछ वह थे जिन्होंने उसे नैतिक तिवारी का केस नहीं देने के लिए वोट करा था। हेड प्रदीप ने जैसे ही खुशी को देखा उन्होंने एक राहत की सांस ली और कहा, फाइनली तुम आ गई। खुशी उस बड़ी टेबल पर रखी एक चेयर पर बैठी और कहने लगी, एक दिन में ऐसा क्या हो गया सर? हेड प्रदीप ने लंबी सांस ली और कहा, पता नहीं कैसे पर वरुण सिसोदिया के किए गए सारे गलत काम किसी ने न्यूज रिपोर्टर को दे दिए थे। हमने बहुत सारी चीजों को छुपाया पर कुछ चीजें हम नहीं छुप पाए। मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि उस इंसान ने 6 लड़कियों का रेप कर उसे मार डाला था। खुशी ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां बंद की और उन लोगों की तरफ देखा जो वरुण सिसोदिया का सपोर्ट करते थे। जैसे ही उन लोगों की नजरें खुशी से मिली वह अपना सर झुकाकर चुपचाप हो गए। खुशी ने कहा, सर मुझे भी कुछ बताना है। हेड प्रदीप ने नजरें तेज कर खुशी की तरफ देखा। खुशी ने कहा, कल मुझे भी किसी ने किडनैप कर लिया था और एक जंगल में ले गए थे। वो कोई लोकल गैंग लग रही थी और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता और दूसरे दिन में उठी तो मैं अपने घर पर थी। हेड प्रदीप परेशान होते हुए कहने लगे, उन लोगों ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? खुशी ने नामे सिर हिलाया और कहा, हमें वरुण सिसोदिया की केस को बहुत अच्छे से हैंडल करना होगा। हम अपने डिपार्टमेंट को खुलने नहीं दे सकते। उनका डिपार्टमेंट गवर्नमेंट और आर्मी से अलग था और दोनों से जुड़ा भी बाहर से एक नॉर्मल सरकारी ऑफिस की तरह दिखने वाली जगह ऐसे केस को हैंडल करती थी जो आर्मी और पुलिस को नहीं दिए जाते थे। इसीलिए वरुण सिसोदिया को भी एक नॉर्मल सरकारी ऑफिसर ही न्यूज रिपोर्टर न्यूज दिखा रहे थे। खुराना कॉरपोरेशन चाहत मान के सामने खड़ी थी और उसे आज का शेड्यूल बता रही थी। मान अपने दोनों गाल पर हाथ रखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहा था। उसके जुड़े में बने बाल, उसका आसमानी कलर का सूट उसकी गोरी स्किन पर बहुत अच्छा दिख रहा था। चाहत ने कहा, सर 1 घंटे बाद आपकी मीटिंग है, ये रही उससे रिलेटेड फाइल। ये कहते हुए उसने 2 फाइल्स मान के सामने रख दी। मान ने मुंह बनाकर फाइल्स को देखा और आलस भरी आवाज में कहने लगा, भगवान ने काम नाम की चीज बनाई क्यों है? ये कहते हुए उसने फाइल ली और उसे पढ़ने लगा। चाहत ने नजर उठाकर उसके चेहरे को देखा। थोड़ी देर पहले मस्ती और बचपन से भरा चेहरा अब सीरियस दिख रहा था। मान ध्यान से फाइल में लेकर सारे कॉन्टेक्ट्स को पढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने फाइल को चाहत को देते हैं और कहा, पॉइंट नंबर और 11 को मार्क करो। ये हमारी कंडीशन पर बेस नहीं है, इस बारे में हम मीटिंग में बात करनी होगी। चाहत में हाँ में सिर हिलाया और अपनी नोटबुक में लिख लिया। फिर मान ने कुछ और चीजें चाहत को बताई जो उस मीटिंग में वह लोग डिस्कस करेंगे। चाहत अपने चेहरे से नहीं दिखा रही थी पर उसके मन में उसे हैरानी हो रही थी। उसने पहले सोचा था कि यह बिजनेस इस लड़के को अपने पापा से मिला होगा, वह अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद होगा, पर उसकी सीरियसनेस और बॉसी टोन को सुनकर उसका शक हल्का होने लगा था। थोड़ी देर बाद मीटिंग रूम में मान चेयर पर बैठा था और चाहत उसके पीछे खड़ी थी। उसके सामने ही 6 लोग और बैठे थे जिनमें से 2 लेडीज थी और लेडीज की नजरें मान पर ही टिकी हुई थी। उसके अट्रैक्टिव फेस को देखकर उन दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था। मान की ऑरेंज कलर के शर्ट के 3 बटन खुले थे और उसकी चेस्ट का थोड़ा हिस्सा उससे दिख रहा था। उसकी नजर अपने हाथ में पकड़ी फाइल पर थी। उसने कहा, मिस्टर शर्मा, हम आपके साथ ही प्रोजेक्ट जरूर करना चाहते हैं पर आपने जो क्लोज इसमें डाली है इसमें प्रॉब्लम है। हम मटेरियल बाहर से सप्लाई नहीं करते हैं, वो इंडिया का ही होता है। मिस्टर शर्मा ने कहा, पर बाहर का सामान ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, इंडिया में बनाई हुई चीजों में काफी मिलावट होने लगी है। मान मुस्कुराया और कहने लगा, यही कारण है कि लोग विदेशी चीजों को ज्यादा अहमियत देने लगी है। अगर हम उनके साथ अच्छे से ऑपरेट करेंगे और उनकी हेल्प करेंगे तो मिलावट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कुछ अच्छे कंपनी के नाम बताना चाहता हूं जहां से हम अपने प्रोजेक्ट के लिए सामान को मंगा सकते हैं, पर अगर आप फिर भी बाहर से ही इंपोर्ट करने के लिए फोर्स करेंगे तो हम इस प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते। दूसरी बात, अपने इसमें लिखा है कि आप इस प्रोजेक्ट में 2 रेस्टोरेंट भी ऐड करना चाहते हैं, पर उस रेस्टोरेंट में सिर्फ हाई क्लास लोगों को भी आना अलाउड होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता मिडिल क्लास फैमिली के लोग भी आपकी लाइफ में सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो अपने पैसों को जोड़कर अपने बच्चों को वो सब दिखाना चाहते हैं जो बड़े लोग देखते हैं। हमें स्टाफ में हम्बल नेचर को डेवलप करने के लिए उन्हें क्लासेस अटेंड करवानी होगी और होटल को नॉर्मल वे में रखना होगा ताकि कोई भी छोटा फील ना करे। ऐसा नहीं है कि वह लग्जरी नहीं होगा, हम उसमें वीआईपी और वीवीआईपी रूम और सेक्शन बनाएंगे, पर मेन हॉल को इस तरह किया जाएगा ताकि सबको अपनी अपनी प्राइवेसी मिले। चाहत मान की कही गई सारी बातों को नोट डाउन कर रही थी। एक लेडी जिसमें वाइन रेड कलर की ड्रेस पहनी थी, उसने थोड़ा झुकते हुए मान की तरफ देखा और कहा, मिस्टर मान, हमने आपकी इंटीरियर डिजाइनिंग की कंपनी के बारे में सुना है, क्या आप मेरा एक विला डिजाइन करवा सकते हैं? लेडी के झुकने से उसकी ड्रेस के ऊपर का काफी हिस्सा दिख रहा था और वह काफी हॉट दिख रही थी। मान उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्यों नहीं, आप हमारी कंपनी के डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में जाकर बात कर सकती हैं।
लेडी ने अपने चेहरे पर एक उंगली रखी और कहने लगी, क्या आप मुझे वहां ले जाएंगे? मान ने फाइल को साइड में रखा और अपना एक हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए कहने लगा, ले तो जा सकता हूं, पर मेरे पीछे जो खड़ी है ना, वह मुझे जाने नहीं देगी। लेडी ने सर उठाकर चाहत को देखा और उसके ब्यूटीफुल फेस को देखकर वो बुरी तरह जल गई। उसने कहा, पर ये तो आपकी असिस्टेंट है ना। मान ने चाहत का हाथ पकड़ा और कहा, असिस्टेंट कम गर्लफ्रेंड। चाहत ये सुनकर हैरान हो गई थी। वह अपने हाथ वापस खींचना चाहती थी पर मान ने उसे काफी कस के पकड़ रखा था। वहां बैठे सारे लोग ये सुनकर हैरान थे और वह दोनों लेडीज का दिल बुरी तरह टूट चुका था। वह चाहत को नफरत भरी नजरों से देख रही थी। थोड़ी देर बाद मीटिंग ओवर हो गई और प्रोजेक्ट फाइनल हो गया। चाहत ने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ एक बार मान को देखा और वापस अपने काम की तरफ चली गई। मानव उसे जाता देख मुस्कुरा रहा था। वरुण सिसोदिया का घर खुशी अपनी टीम के साथ वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने आई थी। अभी तक पुलिस या किसी और डिपार्टमेंट को वरुण सिसोदिया के घर में जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। खुशी ने अपने हाथों में ग्लव्स पहने और लक्ष्य से कहा, खुशी की टीम का मेंबर लक्ष्य, सारी चीजों को चेक करो, कहीं ना कहीं कोई फिंगरप्रिंट जरूर मिलेगा। लक्ष्य ने हाँ में सिर हिलाया और अपने हाथ में पकड़े स्प्रे को लेकर चला गया। सारिका ने कहा, वैसे मैम अच्छा ही हुआ उस वरुण के साथ, मुझे तो वो शुरू से ही पसंद नहीं था। उसने मैग्नीफाइंग ग्लास से बेड पर देखते हुए कहा, वैसे मैम क्या अब आप वापस नैतिक तिवारी का केस हैंडल करेगी? खुशी ने एक आह भरी और कहा, पता नहीं। विकास, ध्रुव और राज सेकंड फ्लोर के कमरों को चेक कर रहे थे। उन्होंने नीचे आकर खुशी की उदार चेहरे को देखा। वह जानते थे खुशी ने नैतिक तिवारी की केस पर बहुत मेहनत की थी और अगर वह केस उसे दोबारा मिला तो वह उसे जरूर कंटिन्यू करेगी। इससे पहले कि कोई खुशी को कुछ कहता, खुशी का फोन बजने लगा। खुशी ने अपनी पैंट की पॉकेट से फोन निकाला। स्क्रीन पर नाम देखते हैं उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी टीम के 5 मेंबर ने उसे देखा और वो कंफ्यूज हो गए। खुशी ने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से एक ठंडी और शांत आवाज आई, तुमने नहीं सुना ना? खुशी हंसते हुए कहने लगी, अरे यार अब इतना बड़ा मैटर हो गया है, ऑफिस तो जाना पड़ता है ना। चाहत ने बिना किसी भाव के कहा, क्या पूरा तुम्हारा है? खुशी ने मुंह बनाया और क्या तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? पूरा ऑफिस मेरा नहीं है, हम सब मिलकर काम करते हैं। वैसे तुम इस टाइम फ्री कैसे हो? चाहत ने नजर घुमाकर उस खाली केबिन को देखा। वह मान को उस मीटिंग रूम में छोड़कर वापस आ गई थी। उसे मानकर गए शब्द वापस याद आ गई कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। वह ये सोच हो रही थी कि उसे खुशी की आवाज है, अच्छा मैं जल्दी घर आऊंगी, तुम मेरे लिए अच्छी सी डिश बना के रखना। चाहत में हम्म करके जवाब दिया और कहा, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। खुशी नहीं फोन की ब्लैंक स्क्रीन को देखा और उसे अपने गले से लगाते हुए राहत की सांस लेने लगी। ग्रुप ने खुशी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, खुशी धनराज को किसने डरा दिया? विकास, राज भी मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ हमने आज से पहले मैम के चेहरे को ऐसा नहीं दिखाया। उसने चिढ़कर उन लोगों को देखा और कहा, मेरे घर में एक साइलेंट डेंजर वेपन आ गई है जो हमेशा अपने कुछ ठंडे शब्दों से मुझे डरा देती है। लक्ष्य ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को नीचे रखा और कहा, क्या यह वही है जिसे तुम अपने साथ लेकर ही थी? खुशी ने कहा, हाँ वो बहुत अच्छी है और हम लोग साथ में अच्छे से रहते हैं। सारिका मुस्कुराई और कहने लगी, संभल के मैम, ऐसा ना हो अविनाश को ये पता चल जाए और वो आपके बारे में गलत सोचने लगे। खुशी ने छोटी कर उसे देखा और कहा, सब अपना काम वापस करो, हम यहाँ बातें करने नहीं आए हैं, हमें जल्दी यहाँ जाना होगा क्योंकि पुलिस या फिर सीबीआई यहाँ पर जांच करने आ सकती है। उन्हें वहां से उनके ऑफिस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट हटाने थे और वरुण सिसोदिया ने हैंडओवर किए सारी फाइल को भी हटाना था। सब कुछ करते हुए 2 घंटे हो गए। उन्होंने सारे सामान को समेटा और चुपचाप वहां से निकल गए। निकलने से पहले उन्होंने कुछ फिंगरप्रिंट के सैंपल लिए और उन्हें एक लड़की का बाल भी मिला था। जर्मनी आलीशान और बड़े से कमरे में एक आदमी राउंड बेड पर बैठा था। उसके आसपास कई सारी लड़कियां शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर अपना अपना ध्यान उसकी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। आदमी के हाथ में विस्की का ग्लास था और उसकी साइड में एक लड़की जो उसे किस कर रही थी। उसने उस लड़की के बालों से पकड़कर उसे दूर झटका और ग्लास से विस्की को पीते हुए सामने बैठे दूसरी लड़की को अपने पास बुलाने लगा। जब लड़की उसके पास आई तो वो उसके गाल को सहलाते हुए कहने लगा, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, चलो आज तुम्हें मौका देते हैं। उसके ये कहते हैं बाकी सारी लड़कियों को उदास होकर वहां से जाना पड़ा। आदमी के साथ लड़की काफी खुश दिख रही थी। उसने बोतल से विस्की उस आदमी के गिलास में भरी और उसके पास बैठ गई। आदमी ने अपने ग्लास की विस्की को खत्म किया और उसे जमीन पर फेंक दिया जिससे कांच के टुकड़े वहां पर गए। उसने लड़की को झटके से अपनी तरफ खींचा और उसके बालों को पकड़कर उसे बेरहमी से किस करने लगा। लड़की के होठों के कोनों से खून बहने लगा था और उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। आदमी ने झटके से उसे बेड पर पटका और उसके आंखों में आंसू देखकर उसे गुस्सा आ गया। उसने जोर
से उसके गाल पर तमाचा मार और कहा खबरदार जो रोने की कोशिश की। आदमी ने उसकी अट्रैक्टिव बॉडी को देखा और उसकी ड्रेस को फाड़कर अलग कर दिया। कमरा लड़की की रोने की और चीखने की आवाज से भर चुका था। 4 घंटे बाद आदमी उठा और उस लड़की को उसी हालत में छोड़कर वॉशरूम में चला गया। जब वो फ्रेश होकर बाथरोब पहनकर बाहर आया तो उसकी नजर बेड कर गई। लड़की के शरीर के कई हिस्से जख्मी हो चुके थे और वह अपने पीले चेहरे के साथ बेड पर पड़ी थी। आदमी ने चिढ़कर उसकी तरफ देखा और बाहर से गार्ड्स को आवाज। गार्ड अंदर आए। आदमी ने कहा कि इसे उठाकर फेंक दो। गार्ड ने बेड पर पड़ी लड़की को देखा जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उन्हें उसकी हालत देखकर अपने दिल में बुरा लग रहा था पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने उसे चादर से कवर किया और उठाकर ले गए। आदमी ने एक सिगरेट जलाई और खिड़की के बाहर देखते हुए पीने लगा। तभी कमरे में एक दूसरा आदमी एंटर हुआ। उसने कहा सर वरुण सिसोदिया वो प्लान में फेल हो चुका है। वो हॉस्पिटल में है और उसकी पूरी बॉडी अचानक से पैरालाइज हो गई है। हमने उसे उस ऑफिस में प्लांट करवाया था। ये बात सामने नहीं आई, बाकी उसके केस सारे बुरे काम सामने आ चुके हैं। आदमी ने सिगरेट का कश भरा और कहा इंटरेस्टिंग, मतलब इंडिया में कुछ अच्छा मेरा इंतजार कर रहा है। 1 मिनट, तुमने क्या कहा? उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई है, आगे बताओ। आदमी ने कहा सर उसने उस लड़की को किडनैप करवा दिया था जो आपके केस पर काम कर रही थी। वो आदमी से जंगल में ले गए थे पर सुबह वो सब बहुत बुरी हालत में वहां मिले। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मारने वाले ने ये खास ध्यान रखा था कि उनके शरीर से खून की एक बूंद भी ना निकले, पर उनकी बॉडी के ज्यादातर पार्ट्स और हड्डियां अंदर से टूट चुकी थी। आदमी की आंखों में चमक आ गई और उसके होंठों से अचानक नाम निकला, दुर्गा की। नाम लेने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने खुद से कहा नैतिक तिवारी कोई लड़की ढूंढ रही है, उसे बचाया भी तो किसने? दुर्गा ने। वो मुड़ा और कहने लगा हर चीज की अच्छे से जांच करो, अगर दुर्गा अभी जिंदा है तो उसे नैतिक तिवारी से कोई नहीं बचा सकता। ये कहते हुए उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी और उसका हाथ अपने कान पर था जहां कान था ही नहीं। इंडिया खुराना कॉरपोरेशन मान जब अपने केबिन में वापस लौटा तो उसकी नजर चाहत गई जो अपना सिर झुका कर लैपटॉप में काम कर रही थी। वो अपनी सीट पर जाकर बैठा और टेबल पर अपनी उंगलियों से टेप करने लगा। जब उसने देखा कि चाहत कोई रिएक्शन नहीं दे रही तो वह और जोर से आवाज करने लगा। उसने देखा चाहत अभी भी रिएक्ट नहीं कर रही थी तो उसने साइड में रखे नोटबुक से एक पेपर का बॉल बनाया और उसे चाहत की तरफ फेंक कर मारा जो सीधे चाहत के सर पर लगा। चाहत ने अपना सिर उठाकर सामने देखा तो मान एक फाइल में अपना सिर घुसा कर बैठा था। उसने वापस अपना सर नीचे किया और लैपटॉप में काम करने लगी। तभी उसके सिर पर दोबारा एक पेपर बॉल लगी। उसने उस पेपर बॉल को अपने हाथ में लिया और वापस मान को देखने लगी जो अभी भी फाइल में देख रहा था। उसने दोनों पेपर बॉल मान के टेबल के पास रखी और कहा सर आपका सामान। ये कहकर वह वापस अपने डेस्क पर चली गई। मान ने कहा यार तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा सा हंसना चाहिए? अच्छा हंसना छोड़ो, तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा बोलना चाहिए। चाहत ने कुछ नहीं कहा। मान उठा और उसके टेबल पर पास जाकर सामने लगी चेयर पर बैठ गया। उसने चाहत की तरफ देखा और कहा तुमने मुझसे आर्ग्यू नहीं किया कि मैंने उन सबके सामने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कहा? चाहत ने बिना सर उठाए कहा क्या फर्क पड़ता है, वो वैसे भी झूठा है। मान ने अपनी फेस बनाकर उसे देखा और कहा क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनोगी? चाहत ने बिना भाव के उसे देखा और एक शब्द में उत्तर दिया नहीं। मान ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। तुम जानती हो तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड कहा और तुमने ही मुझे इसे मना कर दिया। और मन में कहने लगा पर मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाला। ये सोचते हुए वो मुस्कुराने लगा। खुशी का ऑफिस। खुशी राघव के हैंडल किए हुए के केस की फाइल को देख रही थी। उसने अपना एक हाथ अपने माथे पर रखा और सामने बैठे लक्ष्य और राज से कहा देखो इसने तो केसेस में भी गलती कर रखी है। ऐसा लगता है इन सब की इन्वेस्टिगेशन फिर से स्टार्ट करनी होगी। राज के हाथ में भी एक फाइल थी। उसने अपना सिर उठाया और कहा आप सही कह रही हो, देख इलीगल ऑर्गन सप्लाई वाले केस में भी इसने कितने सारे लोगों का नाम मेंशन करा ही नहीं है जिस कारण वह अभी भी खुले घूम रहे हैं। खुशी ने अपने हाथ को टेबल पर पटका और कहा सारी टीम को इकट्ठा करो, इन सारे केसेस को रीओपन कराया जाएगा। उसने उन सारी फाइल्स को हाथों में उठाया और बाहर जाते हुए कहने लगी मैं प्रदीप सर से बात करके आती हूँ। ये कहते हुए वहां से चली गई। हेड प्रदीप के केबिन में अभी भी कुछ लोग बैठकर परेशानी को हल करने के बारे में सोच रहे थे कि बाहर से नॉक की आवाज आई। हेड प्रदीप ने अपने अंदर आने के लिए कहा। खुशी अंदर आए और उन्हें सल्यूट करने के बाद कहने लगी मुझे आपसे बात करनी है। प्रदीप ने उसे वहां बैठने को कहा। खुशी ने बैठकर सारी फाइल्स हेड प्रदीप को दिखाते हुए कहा वरुण सिसोदिया ने जिन केस को हैंडल किया है वह सारे लगभग गलत है, हमें इन सब को रीओपन करना होगा। ये कहते हुए उसने उन सारे केस में हुई गलतियों और छूटे हुए अपराधियों के बारे में बताया है। प्रदीप ने एक आह भरी और सामने बैठे धनुष तोमर और शेखर प्रताप को कहने लगे ये मैटर तो और कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है।
धनुष तोमर और शेखर प्रताप इस ऑफिस के सेकंड और थर्ड बेस के इंचार्ज थे और वो यहाँ पर वरुण सिसोदिया के केस के बारे में बात करने आए थे। धनुष तोमर खुशी की तरफ मुड़े और कहने लगे, क्या तुम ये सारे केस हैंडल कर सकती हो? खुशी में ईमानदारी से नामे सिर हिलाया और कहा, ये काफी सारे हैं, हमें डिपार्टमेंट में इन्हें अलग अलग लोगों को देना होगा। शेखर प्रताप ने कहा, और नैतिक तिवारी के केस के बारे में क्या? ये सुनते ही खुशी के हाव भाव बदल गए। उसने अपनी पीठ को सीधा किया और कहा, मुझे पहले इससे हटा दिया गया था। शेखर प्रताप ने हेड प्रदीप की तरफ देखा और हेड प्रदीप ने निराशा में अपने सर को हिला दिया। शेखर प्रताप ने अपने बड़े थे हाथ को खुशी के सर पर रखा और कहा, बेटा, हम तुम्हें बचपन से जानते हैं, तुमने नैतिक तिवारी के इस केस पर काफी मेहनत की है और जब तुम्हें उससे हटा दिया गया तो तुम्हें बुरा भी लगा था, पर ये तुम्हारे लिए मौका है कि तुम उसे पकड़ सको। ये बात तुम अच्छे से जानती हो कि उसका हमारे हाथ लग जाना कितनी बड़ी बात है। जितना ज्यादा डीप तुम इस केस के गई हो, आज तक कोई नहीं जा पाया है। हम तीनों ने ये डिसाइड किया है कि यह केस वापस तुम्हें दिया जाएगा और इस बार कोई तुम्हें इससे हटाएगा नहीं, और यह हमारी रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है जो तुम मना नहीं कर सकती। खुशी ने हाँ में सिर हिलाया, उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। थोड़ी देर बाद वो हेड प्रदीप के ऑफिस से निकल गई। धनुष तोमर ने हेड प्रदीप से कहा, ये लड़की काफी डिटरमाइंड है। हेड प्रदीप ने ठंडी सांस ली और कहा, पर जिस केस पर काम कर रही है यह उसकी जान को खतरे में डाल सकता है। कल ही इसका किडनैप हुआ था और जब पुलिस की टीम वहां पर जांच करने पहुंची तो उन्हें वहां काफी सारे गुंडे दिखे जो काफी बुरी हालत में थे। शायद किसी ने खुशी को बचा लिया था। शेखर प्रताप ने अपने दोनों हाथ फोल्ड किए और कहा, आखिर ऐसा कौन है जो खुशी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? धनुष तोमर ने कहा, जो भी है, अगर वो आगे भी उसकी मदद करता रहा तो खुशी की जान कम खतरे में हो सकती है। हेड प्रदीप ने कहा, मुझे खुशी के पापा का फोन आया था और वह उसे नैतिक तिवारी की कैसे हटाने को कह रहे थे, पर हम सब जानते हैं कि उसके अलावा ये केस और कोई अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा। उसके पापा पहले ही उसके इस काम को करने के खिलाफ थे, जिस कारण वो अपने घर से दूर चली गई। तीनों आदमियों ने अपना सिर हिलाया। वो खुशी की फैमिली को जानते थे। खुशी उन सब के खिलाफ जाकर यह काम कर रही थी, पर उसके पापा हमेशा उसे बिना बताए बैक सपोर्ट दे रहे थे। खुराना कॉरपोरेशन लंच टाइम हो रहा था। चाहत ने अपना सिर उठाकर सामने देखा। मान बड़ा सा बर्गर हाथ में लेकर बैठा था और उसके दूसरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक था। जिस पोजीशन में वह सोफे पर बैठा हुआ था वो एक छोटे बच्चे की तरह लग रहा था और उसके चेहरे पर थोड़ा सोस भी लगा था। चाहत ने उस पर ध्यान देना बंद करते हुए अपना टिफिन खोला। मान, जो अब तक मजे से अपने बर्गर को एंजॉय कर रहा था, खाने की खुशबू सुनकर वह रुक गया और चाहत की टेबल की तरफ देखने लगा। उसने टिश्यू पेपर से अपने मुंह को साफ किया और बर्गर को टेबल पर रखकर चाहत की तरफ बढ़ गया। चाहत खाना स्टार्ट करने ही वाली थी कि उसे अपने ऊपर एक बड़ी की परछाई महसूस हुई। उसने बिना सिर उठाए कहा कि आपको मेरा खाना चाहिए। मान ललचाए नजरों से उसके टिफिन को देख रहा था। उसने छोटे बच्चों की तरह हाँ में सर हिलाया और चेयर को उसके साइड में लगाकर बैठते हुए कहने लगा, ये बहुत टेस्टी दिख रहा है। उसने ध्यान से टिफिन देखा जिसमें पनीर की सब्जी, राइस, रोटी थी। चाहत ने उठकर साइड में बने ग्लास अलमीरा से 2 प्लेट निकाली और एक मान के सामने रख दी। अपना खाना लेने के बाद वो उसे चुपचाप खाने लगी। उसने ना मान को खाने के लिए पूछा ना उसे मना करा। मान ने मुंह बनाकर उसे देखा और बेशर्म की तरह उसके टिफिन से बचा हुआ सारा खाना प्लेट में निकालकर खाने लगा। खाने की फर्स्ट बाइट लेते ही उसकी आंखें बंद हो गई। उसने सिर उठाकर चाहत को देखा जो शांति से छोटी छोटी बाइट लेकर अपना खाना खा रही थी। उसके खाने का तरीका इतना साफ सुथरा और अच्छा था कि मान का मन उसे देखते रहने को कर रहा था, पर अपने पेट से आ रही भूख की आवाजों को वह इग्नोर नहीं कर सकता था। उसने वापस खाना खाते हुए कहा, है ये तुमने बनाया है? चाहत ने बिना मुंह से जवाब दिया। हाँ में सर हिला दिया। मान ने राइस और सब्जी को खाते हुए कहा, वाह, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड को इतना अच्छा फूड बनाना आता है, अब तो लाइफ सेट है। चाहत खाना खाते हुए एक पल के लिए रुक गई, फिर उसने वापस अपना खाना खाते हुए कहा, वह झूठ था। मान ने अपनी प्लेट का खाना खत्म कर चाहत की प्लेट के खाने को खाते हुए कहा, वो तुम्हारे लिए है जिसे मैं जल्दी सच बना दूंगा। चाहत ने झुककर अपने प्लेट को देखा। उसने ज्यादा खाना नहीं खाया था और उसकी प्लेट खाली हो चुकी थी। मान थोड़ा गिल्टी फील कर रहा था। वो दौड़कर सोफे के पास गया और अपना आधा बचा बर्गर उसकी प्लेट में रखकर कहने लगा, तुम ये खा लो। चाहत ने उस प्लेट को वापस उसकी तरफ खिसकाया और कहा, नहीं। मान ने अपने कंधों को उचका दिया और बर्गर को देखने लगा। चाहत के हाथ के खाने को खाने के बाद उसे बर्गर बेस्वाद दिख रहा था। उसने झुककर चाहत की कान में कहा, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। उसकी गर्म सांसें चाहत अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी जिससे उसके शरीर में सिहरन हो रही थी, पर उसका चेहरा अभी भी बिना किसी भाव के था।
मान उसके कान के काफी करीब था, जिसके उसके होंठ उसके कानों को छू रहे थे। मान ने अपनी आंखें उठाकर उसके कान की तरफ देखा जो हल्का गुलाबी दिख रहा था। वो मुस्कुराया और उठकर अपनी चेयर पर चला गया। थोड़ी देर बाद एक सर्वेंट ने आकर मानव और चाहत के टेबल को क्लीन कर दिया और वहां से चला गया। चाहत चुपचाप अपना काम कर रही थी। वह अपने ऊपर मान की घूरती नजरों को महसूस कर सकती थी। मान एक तक उसे देख रहा था। उसने खुद से कहा, तुझे ढूंढा तो तुम घूम गया, तुझे छोड़ा तो तुम मिल गया। अब दूर मत जाना मुझसे, क्योंकि ये दिल तेरी धड़कन से जुड़ गया। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद चाहत सड़क पर खड़ी ऑटो का वेट कर रही थी। तभी उसके सामने एक ब्लैक कलर की रोल्स रॉयल आकर रुकी। गाड़ी के तेजी से आने से चाहत 2 कदम पीछे हट गई। कार की विंडो को नीचे कर मान कहने लगा, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चाहत आगे बढ़ते हुए कहने लगी, जरूरत नहीं। मान धीरे धीरे उसके कदमों के साथ अपनी गाड़ी चला रहा था। उसने बाहर देखते हुए कहा, चलो यार, तुम मेरी सेक्रेटरी हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ। बैठ जाओ वरना तुम्हें उठाकर अंदर बैठा दूंगा। चाहत आगे चलते हुए सोच रही थी, अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो वह उसके हाथ पैर तोड़ देगी। तभी उसकी नजर सामने दूर खड़े एक शख्स पर गई जो अपने फोन में देखते हुए चल रहा था। जैसे ही चाहत ने उसका चेहरा देखा वो अपनी जगह रुक गई। तभी मान ने भी गाड़ी रोक दी। इससे पहले कि वो कुछ कहता चाहत ने दरवाजा खोला और अंदर बैठकर कार की विंडोज ऊपर कर दी। मान अभी भी हैरानी से उसे देख रहा था। चाहत बाहर देखते हुए कहने लगी, चलो। मान ने कार स्टार्ट की और ड्राइव करते हुए कहने लगा, अच्छे से बात करो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं। चाहत उससे कोई बात नहीं कर रही थी। उसकी नजर अभी भी बाहर से जा रहा है शख्स पर थी। उसने दिल में एक राहत की सांस ली कि उस इंसान ने उसे नहीं देखा। कॉलोनी में पहुंचने के बाद मान ने अपना सिर बाहर निकालकर उस जगह को देखा और मुंह बनाते हुए कहने लगा, तुम यहाँ रहती हो। चाहत ने उसके एक्सप्रेशंस को देखा और उसे बिना जवाब दिए बाहर निकलने, लेकिन तभी मान ने उसका हाथ पकड़कर तेजी से अपनी तरफ खींचा। इस समय उन दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने था और उनकी सांसें उनके चेहरे से टकरा रही थी। चाहत की सांसों की खुशबू मान को बहुत अच्छी लग रही थी, पर वह अपनी चमकती हुई आंखों से उसे देख रहा था। चाहत थोड़ी देर तक हैरान रही, पर जल्दी से खुद को समझते हुए उसने अपनी एक आईब्रो उठाकर मान को देखा और कहा, कुछ चाहिए। मान जैसे इसी बात का इंतजार कर रहा था। उसने आंखें बड़ी बड़ी करके चेहरे को देखा और कहा, मैंने तुम्हें लिफ्ट दी, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। चाहत ने छोटे बच्चे जैसी हरकतें करने वाले बड़े से आदमी को देखा और बिना किसी भाव के कहा, थैंक यू। इतना कहकर वो कार के बाहर निकल गई। तभी उसे याद आया कि उसका बैग अंदर ही रह गया है। वो झुकी और उसे उठने लगी। मान तेजी से आगे आया और उसके गाल पर किस करते हुए कहने लगा, अगली बार मुझे ऐसे थैंक यू कहना। चाहत पूरी तरह हैरान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। मान जब वहां से निकल गया तब तक चाहत अपने होश में आ चुकी थी। उसने आसपास देखा, कॉलोनी के कई सारे लोग उसी की तरफ देख रहे थे। कॉलोनी में इतनी महंगी और बड़ी गाड़ी को देखना आम बात नहीं थी, इसीलिए जाहिर था बहुत सारे लोग चाहत को देखकर बातें भी बना रहे थे। चाहत जलते हुए गालों को लेकर चले गई। दूसरी तरफ मान काफी खुशी से कार चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद उसके पीछे उसके बाकी बॉडीगार्ड की कार भी आ गई जो पहले उसका चुप कर पीछा कर रही थी। खुराना कॉर्पोरेशन के बाहर वही आदमी जिसको देखकर चाहत भाग गई थी, वो इस समय बिल्डिंग के बाहर खड़ा था और अपना सिर उठाकर उसे देख रहा था। उसने अपने फोन पर एक नंबर डायल किया और किसी से बात करते हुए कहने लगा, लोकेशन एक ऑफिस बिल्डिंग के बाहर का है। उसने अपने फोन में दिख रही रेड लाइट को फॉलो करते हुए आगे जाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद एक बार गार्बेज हाउस में था और उसके फोन से तेज आवाज आने लगी थी। आगे चलकर उसने देखा कि आवाज जमीन के अंदर से आ रही थी। तभी एक ब्लास्ट से मिट्टी जमीन के अंदर से उड़कर उस आदमी पर आ गई जिसमें कुछ पत्थर भी थे और उससे उस आदमी को चोट लग गई। जमीन पर गिरा हुआ आदमी हैरान था। उसने फोन वापस कान पर लगाया और कहा, जिस फोन को हम ढूंढ रहे थे वह तो ब्लास्ट हो गया, उसे किसी ने जमीन के अंदर दबा दिया था। दूसरी तरफ जर्मनी में उसी बिल्डिंग के टेरेस पर नैतिक तिवारी सिगरेट पीते हुए फोन पर बात कर रहा था आदमी की बात, और वहां हुए ब्लास्ट की आवाज सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तो मेरा शक सही है, वो दुर्गा ही है, तुम वहां से निकलो। आदमी ने कहा, सर हमें थोड़ी और जांच करनी चाहिए। नैतिक तिवारी ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कुछ मिलेगा? नहीं, सिर्फ मौत मिलेगी। उसने इतना कहा कि उसे फोन की दूसरी तरफ से आदमी के चिल्लाने की आवाज आई। नैतिक तिवारी ने फोन कट किया और अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को उसके बगल में खड़ी लड़की के कंधों पर गड़ाते हुए कहने लगा, तुम्हें पता है वो मुझे मिल गई। लड़की जो मजबूरी में उसके साथ खड़ी थी, उसका हाथ पूरी तरह सिगरेट के जले हुए निशान से भरा था और वह अपने मुंह से एक आवाज भी नहीं निकाल रही थी। और नैतिक तिवारी हंसा और उस लड़की को पकड़कर उसे किस करने लगा।
गार्बेज हाउस में वही आदमी जमीन पर पड़ा था और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। ब्लास्ट में जो मिट्टी उसके ऊपर आई थी उसने ऐसा केमिकल था जिससे उसकी स्किन बुरी तरह फट गई और धीरे धीरे कर वो उसकी हड्डियों से अलग हो गई। बेजान पड़ी लाश बहुत खतरनाक और गंदी दिख रही थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। खुशी के घर चाहत बालकनी में खड़ी थी। उसने अपने हाथ में पहने घड़ी की तरफ देखा और खुद से कहा, इंतजाम तो कर दिया था, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि सच बाहर आ रहा है। खुशी को बचाना उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत साथ लेकर आया था जो उसे अपने पास आती महसूस हो रही थी। उसने जिस फोन से अपने पुराने अकाउंट को ओपन करा था वो उसने उस गार्बेज हाउस में दबा दिया था और उस फोन के पीछे उसने अपना ही बनाया हुआ एक केमिकल लगा दिया था जो ब्लास्ट के बाद अपने आप बाहर आ जाता। उसे पता था कि वो लोग उसके उस फोन को ट्रैक कर लेंगे। चाहत एक लंबी सांस ली, तभी उसे अपने शरीर के चारों तरफ एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। खुशी ने उसे पीछे से हक करके रखा था। उसने अपना सर चाहत के कंधे पर रखा और आलस भरी आवाज में कहने लगी, मैं बहुत थक गई, इतना सारा काम उस पागल आदमी के कारण करना पड़ा। पता नहीं वो ऑफिस में कैसे घुसा। चाहत ने खुशी को खुद से अलग किया और उसे कहने लगी, फ्रेश होकर आओ। खुशी ने सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। चाहत देखती रही तब तक जब तक वहां चले नहीं गई। वो बताना चाहती थी कि वरुण सिसोदिया को नैतिक तिवारी ने उनके ऑफिस में प्लांट कराया था ताकि वो उधर से सारी जानकारी निकाल सके और उसका टारगेट खुशी थी। चाहत के दिल में खुशी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था और वो उसे कुछ नहीं होने दे सकती थी। यह सोचते हुए उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और किचन की तरफ चली गई। ग्लास डोर पैलेस मान स्टडी रूम में बैठा काम कर रहा था। उसका हाथ बार बार अपने होठों पर जा रहा था जिससे उसने चाहत के गालों को किस किया था वह याद करते हुए उसके होठों पर बार बार मुस्कुराहट आ रही थी। वो अपने ख्यालों में ही था कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से उसके भाई की आवाज आई। विराज ने कहा, मान क्या बात, आज तूने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। मान अपनी कुर्सी पर झुक गया और कहने लगा, भाई आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग था। विराज को उसकी आवाज में एक अलग ही खुशी सुनाई दे रही थी। उसने कहा, मैं भी तो जानूं मेरे भाई के लिए ऐसा क्या इंटरेस्टिंग हुआ है। मान कूदकर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और छोटे बच्चों की तरह नहीं लगा, भाई भाई भाई। खुशी का घर रात का खाना हो जाने के बाद चाहत और खुशी लिविंग रूम में बैठे थे और अपना अपना काम कर रहे थे। दोनों के हाथ में फाइल्स थी। खुशी ने सोफे पर लेटते हुए कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अब ये सब नहीं सर्च करना। एक तो वापस नैतिक तिवारी का केस मुझे दे दिया गया है, अब उसे भी हैंडल करना पड़ेगा, पर जब तक इस पागल आदमी वरुण सिसोदिया के सारे केस खत्म नहीं हो जाते मैं उस पर काम नहीं कर सकती। चाहत जो प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी उसका शरीर अपनी जगह पर जम चुका था जैसे ही उसने नैतिक तिवारी का नाम सुना। उसने अपना सिर उठाया और खुशी को देखकर कहा, क्या तुम वापस काम कर रही हो। खुशी बैठी। इस बार उसकी आंखों में आलस नहीं था बल्कि एक अलग सी चमक थी। उसने हाँ में सर हिलाया और कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने उस केस पर कितनी मेहनत की है और वो मुझे वापस मिल गया है। इस बार मैं उस आदमी को पकड़कर रहूंगी। चाहत का हाथ जो मुट्ठी में बंद था उसने पसीना आने लगा था क्योंकि वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने मासूम सी खुशी की तरफ देखा जो अपनी आंखों में जीत की आग लिए बैठी थी और उससे कुछ कहा नहीं गया। इससे पहले कि खुशी कुछ और कहती चाहत का फोन बजने लगा। चाहत ने देखा फोन पर सिर्फ नंबर शो रहा था और कोई नाम नहीं। खुशी काफी क्यूरियस थी। उसने कहा, तुम्हें फोन कर रहा है, जहां तक मुझे पता है ऑफिस में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बना होगा और तुम्हारे पास मेरे अलावा किसी का नंबर नहीं है। ये कहते हुए वो उसके पास बैठकर उसके फोन में झांक रही थी। चाहत ने उसकी बातों को इग्नोर किया और कॉल रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से एक जेंटल और सॉफ्ट वॉइस सुनाई दी, तुम सो गई। चाहत आवाज को अच्छे से पहचानती थी। उसने 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं काम कर रही हूँ। दूसरी तरफ मान बड़ी सी क्लोजेट रूम में खड़ा होकर अपने लिए कपड़े देख रहा था। उसने मुंह बनाकर कहा, तुम कितना काम करती हो, ऑफिस में भी पूरा टाइम तुम काम कर रही थी, क्या तुम थकती नहीं हो। इससे अच्छा थोड़ी देर मुझे देख लिया करो। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में एक वाइन रेड कलर का सूट उठाया और कहा, अच्छा तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। चाहत को उसकी बातों से इरिटेशन हो रही थी। उसने कहा, कोई नहीं। मान कहाँ हार मानने वाला था। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सारे कलर के बारे में बताऊंगा, देखना तुम्हें जरूर वो अच्छे लगेंगे। कलर्स दुनिया की सबसे बेस्ट चीज होती है। चाहत ने कहा, मुझे नहीं जानना। मान अपने कमरे में आ गया और बेड पर लेटते हुए कहने लगा, पता नहीं मैंने कैसी गर्लफ्रेंड ढूंढी है, इतना रूड होकर तुम मुझसे बात करोगी तो मुझे नींद कैसे आएगी। चाहत ने कहा, तो मत सोइए। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। मान मुंह खोले अपने फोन को देखने लगा। इधर जैसे ही चाहत ने फोन कट किया खुशी ने चाहत के दोनों कंधों से उसे पकड़ा और कहा, तुमने बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया और मुझे बताया भी नहीं। वाह, उसकी वॉइस कितनी मेसमराइजिंग थी। अगर उसकी आवाज इतनी अच्छी है तो वो खुद कितना हैंडसम होगा।
बताओ ना वो कौन है, चाहत ने बिना बात को लपेटते हुए कहा। कंपनी के बॉस। खुशी आंखें फाड़े उसे देखने लगी। उसने कहा, तुमने सीधा कंपनी के बॉस को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। चाहत अपना सामान समेटकर जाते हुए कहने लगी, मैंने नहीं किया है, वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहता है और मैं ये बात नहीं मानती। ये पहली बार था जब चाहत ने इतने सारे शब्द एक साथ गए थे। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वह सफाई क्यों दे रही है। अपने दिमाग की उलझनों को अपने साथ लेकर चाहत अपने कमरे में चले गई और उसने जोर से दरवाजा बंद कर लिया। खुशी मुस्कुराते हुए दरवाजे को देख रही थी। उसने खुद से कहा, शायद यह इंसान तुम्हें जिंदगी जीना सिखा दे। उसने अपने चिन पर हाथ रखा और कहा, तो उस इंसान से मिलना पड़ेगा जिसने इस कॉल गर्ल को अपनी गर्लफ्रेंड कहने की हिम्मत की है। ये कहते हुए उसने वापस नजरें नीचे की और फाइल का ढेर देखकर उसका दिमाग वापस खराब हो गया। दूसरे दिन मान अपनी कार से ऑफिस जा रहा था और उसके कान में एयरपोर्ट्स लगे थे। उसने कहा, भाई अब गुस्सा क्यों हो रहे हो। दूसरी तरफ से विराज की चिल्लाने की आवाज आई, कल तूने सिर्फ इतना कहा कि क्या मुझे किसी लड़की के बारे में याद है कि नहीं, उसके बाद तेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। मान ने कहा, भाई बैटरी खत्म हो गई थी। विराज चिल्लाया, तो तेरे पास चार्जर नहीं है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका भाई उसे क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़ चुका था जिस कारण वो रात भर सो नहीं पाया था। मान हंसा और कहने लगा, आप रात भर सोए नहीं ना। विराज ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पूरी बात बताओ। मान से सारी बातें डिटेल में बता दी। फोन की दूसरी तरफ से विराज, जो गुस्से में था, इस समय जोर जोर से हंस रहा था। उसने कहा, तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो और उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। मेरा प्यारा भाई जिसके पीछे दुनिया भर की लड़कियां पड़ी है, उसे एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। वो कितनी कोल्ड हार्टेड है। मान ने कार को अपनी ऑफिस की प्राइवेट पार्किंग में पार्क की और अंदर जाते हुए कहने लगा, भाई ऐसे मजाक मत उड़ाओ, कम से कम मेरे पीछे लड़कियां तो है, आपके पीछे तो वह भी नहीं है। विराज ने कहा, तो कहना क्या चाहता है। मान ने धीरे से कहा, यही कि भाई आप गे हैं। ये सुनते ही विराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, रुक, मुझे एक बार वहां आ जाने दे। तुझे मार मार कर मैंने गे नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम भी विराज नहीं। इससे पहले कि विराज कुछ आगे कहता, मान फोन कट कर चुका था। गार्बेज हाउस पुलिस टीम लोगों की भीड़ को वहां से भगा रही थी जो वहां हुई घटना को देखने आए थे। हर कोई वहां पड़ी लाश को देखकर हैरान था। कुछ जांचकर्ता वहां पर उस लाश की जांच कर रहे थे। तभी वहां पर एक कार आकर रुकी और कार के साथ एक बाइक भी। बाइक पर बैठे इंसान ने अपने सिर से हेलमेट हटाया और सुंदर चेहरा सबको दिखने लगा। व्हाइट शर्ट और ब्लू पेंट में खुशी बहुत सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे का सीरियस लुक उसे मैच्योर और खतरनाक दिख रहा था। खुशी आगे आई। पुलिस जहां पहले से मौजूद थी उसमें से सीनियर ऑफिसर ने उसी के पास आकर उसे सैल्यूट किया और कहा, मैम एक मिस्टीरियस बॉडी है, पता नहीं चल पा रहा कि किस तरह मारा गया है। खुशी सीनियर ऑफिसर के साथ उस जगह पर गई। उसने ध्यान से वहां पड़ी बॉडी को देखा जो 24 घंटे होने के पहले ही सड़ चुकी थी। खुशी की आंखें छोटी हो गई। उसने कहा, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाओ। ऑफिसर ने हैरान होकर खुशी को देखा। खुशी ने कहा, यह किसी केमिकल के कारण हुआ है। लक्ष्य, हर्ष, सारिका खुशी के पीछे ही खड़े थे। खुशी ने कहा, ये शख्स यहाँ कैसे आया, सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो। लक्ष्य और हर्ष ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चले गए। खुशी को जमीन पर कुछ चमकता हुआ सा दिख रहा था। उसने झुककर वो उस चीज को उठाया। वो फोन के टूटे हुए गिलास का टुकड़ा था। ये देखकर खुशी की आंखें छोटी हो गई। उसने अपने माथे पर हाथ रखा। उसे आजकल बहुत अजीब अजीब केस मिल रहे थे। खुराना कॉरपोरेशन मान चेयर को गोल गोल घुमा रहा था। वो रुका और चाहत को देखकर कहने लगा, चलो चले। चाहत, जो उसे थोड़ी देर बाद मीटिंग का फॉर्मेट बताने वाली थी, उसने अपना एक्सप्रेशन लेस चेहरा उठाकर उसे देखा। मान उसके सामने खड़ा हो चुका था। उसने चाहत का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगा। चाहत ने उससे अपना हाथ खींच लिया है। मान हैरान होकर उसे देखने लगा। उसने उसका हाथ काफी फोर्स ने पकड़ा था और उसके सामने खड़ी लड़की ने बहुत आसानी से उसकी पकड़ से अपने हाथ को छुड़ा लिया था। वो मुस्कुराया और आगे चलने लगा और चाहत चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। दोनों 8th फ्लोर पर पहुंचे जहां मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग अपना काम कर रहे थे। कोई बातें तो अपने कंप्यूटर में गेम खेल रहा था। मान ने अपने शर्ट की स्लीव्स को ऊपर किया और चाहत से कहा, मैं तुम्हें एक शो दिखाता हूं। ये कहते हुए उसने चेहरे पर मास्क लगाया और डिपार्टमेंट के अंदर चला गया। एक डेस्क के पास रुककर उसने कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हमारी कंपनी ने आपके साथ एक प्रोजेक्ट किया था जिसकी मार्केटिंग आप लोग करने वाले थे, पर वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। मोटा आदमी जो बैठकर फोन चला रहा था उसने कहा, हाँ कर देंगे। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे प्रोडक्ट से ही है पूरा मार्केट चलने वाला है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।